तो अब जो है सबसे पहला प्राणायाम जैसे मैं आपको बता रहा था नाड़ी शोधन, या जिसको आजकल की आम भाषा में अनुलोम विलोम भी कहा जाता है। पहली चीज है, वैसे ये प्राणायाम की श्रेणी में नहीं रखा गया, ये प्राणायाम से पहले खुद को प्राणायाम के लिए तैयार करने की एक प्रक्रिया है। जैसे हम आसन और इत्यादि करने से पहले षटकर्म का अभ्यास करते थे, ऐसे ही घेरन संहिता और हठ प्रदीपिका नाम की किताब में, पुस्तक में नाड़ी शोधन, जो अनुलोम विलोम का तो खैर वर्णन ही नहीं है, अनुलोम विलोम तो अभी मॉडर्नाइज नाम है। नाड़ी शोधन का वर्णन इसलिए है कि आप पहले अपनी नाड़ियों को शुद्ध कीजिए। अब बात ये आती है कि नाड़ियां क्या हैं। ठीक है, तो मूलतया वैसे तो 72 लाख नाड़ी हमारे शरीर में बताई जाती है, बट मूलतया 3 नाड़ियां होती है। ठीक है, नाड़ियों का नाम है ये पिंगला, ईड़ा, सॉरी ईड़ा और पिंगला। ये नोस्टल्स हैं, आपके लेफ्ट नोस्टल में ईड़ा होती है और आपके राइट नोस्टल पिंगला होती है। ठीक है, ईड़ा, पिंगला, और तीसरी होती है सुषुम्ना। सुषुम्ना आपकी बैक में होती है, स्पाइन में। इसलिए कहा जाता है कि प्राणायाम करते हुए कमर गर्दन सीधी रखें, क्योंकि जब आप बिल्कुल सीधा होकर प्राणायाम करते हैं तो आपके प्राण की जो शक्ति होती है वो यहाँ से प्रवेश होने के बाद आपकी सुषुम्ना में संचारित होती है। सुषुम्ना जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड स्पाइन होती है, स्पाइन के अंदर भी स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड को आप पहले तक जो आधुनिक विज्ञान है वो सुषुम्ना नाड़ी का अस्तित्व नहीं मानता था, लेकिन रिसेंट टाइम से अब वो सुषुम्ना का मानने लगा है कि सुषुम्ना नाम की कोई नाड़ी हमारे स्पाइनल कॉर्ड में विद्यमान है, क्योंकि बहुत सारे तरीकों से ऑपरेशन और बहुत सारे तरीकों से ओपन करके उन्होंने देखा है कि हाँ, एक भूरे कलर का फ्लूइड पूरी की पूरी बोन में ऊपर से लेके नीचे तक एक फ्लूइड होता है, तो उसको ही उन्होंने फिर स्पाइनल कॉर्ड का नाम दिया है, जो कि पहले सिर्फ जिसे मेरु रज्जु कहा जाता है, मेरु रज्जु हिंदी में मेरु रज्जु भी कहा जाता है, उसी को हमारे योग में और आयुर्वेद में सुषुम्ना नाड़ी के नाम से जाना गया है। तो आप हमेशा समझ लें, ये आपकी ईड़ा नाड़ी है, लेफ्ट नोस्टल ईड़ा, राइट नोस्टल पिंगला। ठीक है, अब इसमें आगे क्या है, दूसरी चीज समझने के लिए सूर्य और चंद्र, हम दो चीजों को जानते हैं। सूर्य हमेशा तेज का और गर्मी का प्रतीक है। ठीक है, जब हीट का प्रतीक है। चंद्रमा ठंडक का प्रतीक है। इसको आप बहुत गहराई से समझिएगा, बहुत जरूरी है ऑफिस वर्किंग लोगों के लिए। ठीक है, दोनों नोस्टल को समझना। आपका राइट नोस्टल होता है सूर्य, ठीक है, आपका लेफ्ट होता है चंद्र। हमेशा ध्यान रखिए, आप अभी भी प्रैक्टिस करके देखिए, आपका एक नोस्टल ज्यादा अच्छा चल रहा होगा, या तो लेफ्ट से ज्यादा अच्छी सांस आनी जानी हो रही होगी, या राइट से एक से हो रही होगी। तो वो चीज ये बताती है कि अगर आपका राइट बहुत अच्छा चल रहा है इस समय, तो आपका शरीर शारीरिक कार्य करने के लिए, ये शारीरिक श्रम करने के लिए उपयुक्त स्थान पे है, वो उपयुक्त है, वो शारीरिक श्रम बहुत अच्छे से कर सकता है अगर राइट ज्यादा अच्छा चल रहा है। अगर लेफ्ट चल रहा है तो इसका मतलब आइडियाज बहुत अच्छे सोच सकते हो, आप कुछ क्रिएटिव कर सकते हो इस समय, बढ़िया बढ़िया चीजें सोच सकते हो, कुछ बढ़िया लिख सकते हो, बहुत सी चीजें क्रिएटिव चीजें आप कर सकते हो अगर आपका लेफ्ट ज्यादा अच्छा चल रहा है, क्योंकि लेफ्ट का कनेक्शन चंद्रमा से और माइंड से है, राइट का कनेक्शन शरीर से और सूर्य से है। ठीक है, इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखें। इसी क्रम में जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है, तो पहले हम नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आप सुखासन में बैठ जाइए या वज्रासन में बैठ जाइए, पद्मासन में किसी भी एक आसन को बना के बैठ जाइए। ठीक है, ध्यान रखिएगा भोजन का, आप जरूर ध्यान रखिए भोजन किस प्रकार से आपने कैसा लिया। एक किसी भी एक आसन में बैठ जाइए, कमर सीधी। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या लगे तो कमर के लिए पीछे दीवार का या किसी भी प्रकार का सहारा भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो कमर सीधी होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आप नासिका मुद्रा बनाइए। प्राण प्राण नासिका मुद्रा इस प्रकार से, सुबह मैंने आपको बताया था, या इस प्रकार से ही बनाई तो ये ज्यादा बेहतर है। अगर इसमें कष्ट आपको प्रतीत हो रहा हो तो इन दो उंगलियों को अलग रख के, ये जो दो उंगलियां हैं इनको आप आईब्रोज के बीच में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करें कि इस प्रकार से बनाएं, क्योंकि मुद्रा का बहुत बड़ा विज्ञान है। आज ये प्राणायाम का सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट सैटरडे संडे में हमारे पास में 2 दिन में मुद्रा और बंध और फिर ध्यान, बस ये 2 ही और सेशन बचेंगे। तो अगले सैटरडे को हम मुद्रा का और बंध का ही के बारे में बताएंगे। तो ये जो मुद्रा आपने बनानी है प्राणायाम के लिए, ठीक है, ये दो उंगलियां एक साथ रहेंगी, दो उंगलियां ये झुक जाएंगी, अंदर को टच रहेंगी, आपके हथेली को टच करेंगी, अंगूठा भी फ्री छूटा हुआ रहेगा। ठीक है, अब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे 3 मिनट तक। ठीक है, अपने राइट नोस्ट्रल को बंद कीजिए, कमर सीधी, दूसरा हाथ ज्ञान मुद्रा में, दूसरा हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर सीधी,
गहराई के साथ लेफ्ट नोस्ट्रल से ब्रीथ लीजिए, गहराई के साथ। और आपकी जो चेस्ट है, चेस्ट में फुलाव आना चाहिए, पूरी गहराई लीजिए। फिर लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करें, पूरी सांस लेने के बाद 2 उंगलियों से अंगूठे को हटाएं और राइट नोस्ट्रल से सांस को बाहर छोड़ दें। पूरी तरह से खाली करना है, अपने अपने लंग्स को पूरा खाली कीजिए। फिर पुनः राइट से सांस लीजिए, गहरी लंबी सांस, और पुनः लेफ्ट से बाहर छोड़ दीजिए। इसी क्रम को आगे बढ़ाएं, कंटिन्यू 2 मिनट तक करें इस प्रकार से। आंखें बंद कर लें और अपने प्राणों पर ध्यान केंद्रित करें, उनको, उनके आने और जाने की सिचुएशन को माइंड कीजिए और कंटिन्यू अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास, नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करें। जितनी गहराई से आप सांस लेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। बिल्कुल गहराई के साथ सांस लीजिए, पूरी गहराई के साथ। 1 मिनट और अभ्यास करेंगे। रिलीज, छोड़ दें हाथ को, रिलीज। ये आपका नाड़ी शोधन प्राणायाम है। ये सबसे ज्यादा आपके शरीर में ऑक्सीजन भरने का काम करता है, साथ ही साथ नाड़ियों को शुद्ध करने का। इसका जो बताया गया है योग में, 40 दिन की साधना बताई गई है नाड़ी शोधन प्राणायाम की। इसके मैं आपको फायदे गिनाता हूँ। फायदे बहुत हैं, एज यूजुअल हम समझ सकते हैं। शरीर में ऑक्सीजन खूब जाएगी तो सब बहुत अच्छा लगेगा। एक तो आपका माइंड बहुत शांत होगा। जब आपको बहुत ज्यादा पैनिक फील करें या स्ट्रेस्ड फील करें, अब थोड़ी देर इस चीज को कर लीजिए, ठीक है। इसमें कोई किसी प्रकार का कोई वो नहीं है कि फाउंडेशन नहीं है कि आपको हाई बीपी है, लो बीपी है तो आप नहीं करेंगे। इसे कोई भी कर सकता है, कितना भी कर सकता है, ठीक है। पहली चीज की सबसे बढ़िया खासियत ये है, कभी भी कर सकते हैं। बस इसके नियम आप ध्यान रखें कि खाने से कम 2-3 घंटे का गैप हो, ठीक है। सुबह करें तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरा, कमर आपको सीधी रखनी है। जिसके सबसे बड़ा फायदा है, ये पार्किंसन में इसका बहुत बढ़िया फायदा देखा गया। पार्किंसन होता है, आपने कई लोगों को देखा होगा, अगर हाथ ऐसे करेंगे तो हाथ कांपता है, गर्दन कांपती है। तो पार्किंसन का जो रोग है, शरीर में ये कमजोरियों को दिखाता है, जैसे हाथ कांपना, इस तरह से। अगर किसी को भी आपके यहाँ पर है, आप उसे शर्त शर्त के साथ बोल सकते हैं कि आप 40 दिन तक इसका प्रतिदिन 10 मिनट का अभ्यास कीजिए, उनका बिल्कुल ये हाथ कांपना, सिर कांपना बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म। क्योंकि नाड़ियों के शुद्धिकरण के अभ्यास से सबसे पहले जो कार्य होता है वो स्टेबिलिटी आती है शरीर में। तो उनके शरीर में स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी, वो पार्किंसन का रोग खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये है नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसे कोई भी कभी भी कर सकता है। आपको नियम मैंने बता दिए किस नियम के अंतर्गत। अब हम दूसरी आगे चलते हैं। अब एक्चुअल में योग के हिसाब से अब प्राणायाम एक्चुअल में स्टार्ट होते हैं। जो रियल प्राणायाम है अब शुरू होते हैं। अब तक नाड़ी शोधन भी एक प्रैक्टिस के ही तौर पे योग में माना गया है। सबसे पहला प्राणायाम माना गया योग में सूर्य भेदी। ध्यान रखिए, योग में प्राणायाम एक्चुअल में उसे ही माना गया है जिसमें हम श्वास को रोकने का अभ्यास करते हैं। योग में उन्हें इसे कोई भी ऐसा प्राणायाम नहीं माना गया जिसमें श्वास नहीं रोकी जाती। श्वास रोकने को कहा जाता है कुंभक, ठीक है। सांस लेने को कहा जाता है पूरक, छोड़ने को कहा जाता है रेचक। पूरक, कुंभक, रेचक, ये 3 आपके प्रकार होते हैं।
जो जो रियल प्राणायाम होता है उसका जो है कि सिद्धांत ही है ये, वो प्राणायाम ही तब कहा जाएगा जब उसमें पूरक, ठीक है, कुंभक और रेचक तीनों प्रकार की चीजें होती हों। ठीक है, तो अब आगे जब हम बढ़ते हैं सूर्य विधि प्राणायाम पहला, तो सूर्य विधि से आप अपने आप समझ गए होंगे कि हमारा कौन सा नोस्ट्रल होगा, राइट वाला, क्योंकि राइट वाला हमारा सूर्य है, तो हमें ये राइट से ये प्राणायाम करना होगा सूर्य वेदी। ठीक है, सूर्य वेदी के लिए हम पुनः एक बार उसी प्रकार से हाथ की मुद्रा बनाएंगे। ठीक है, सूर्य वेदी प्राणायाम हम बहुत ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि गर्मियों का मौसम है, बहुत ज्यादा गर्मियों के मौसम में इसे नहीं करना चाहिए, तो शरीर में हीट बढ़ती है। जिनके शरीर में हीट की समस्या है, कुछ भी इस प्रकार की प्रॉब्लम रहती है, एसिडिटी, वो इसको अभी ना करें, बीपी वाले भी ना करें। ठीक है, सिर्फ देख लें। इस समय आप अपने लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद कर देंगे। सूर्य विधि प्राणायाम के लिए लेफ्ट नोस्ट्रल को क्लोज कर देंगे, लेफ्ट का कोई रोल नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ राइट से सांस लेनी है, राइट से ही रोक के रखना है, राइट से ही छोड़नी है। ठीक है, अलग अलग विधान है, कई किताबों में राइट से लेके लेफ्ट से छोड़ने का भी विधान है, लेकिन आप सिर्फ एक ही को याद रखिए। ठीक है, कि राइट से लेना है, राइट से ही छोड़ना है। तो सबसे पहले होल्ड करना है। अब होल्ड का नियम आप समझ लीजिएगा कि होल्ड क्यों, किस तरह से करना है। कई बार लोग होल्ड गलत करते हैं। तो होल्ड करने के लिए जब हम श्वास को रोकेंगे, पहली चीज हम जालंधर बंद का इस्तेमाल करेंगे, उसके आगे मैं उसके पूरे प्रकार आपको ठीक से बताऊंगा। फिलहाल आप दो बंदों को, दो बंद समझ लीजिए। एक है जालंधर बंद। जालंधर बंद का मतलब होता है जो चिन्ह होती है आपकी, ये चिन्ह आपका यहाँ पे टच होना चाहिए, यहाँ पे दबना चाहिए। ठीक है, जब आप श्वास को रोकेंगे। और दूसरा होता है मूल बंद। मूल बंद का मतलब होता है जो एनस होता है ना, एनस को आपने स्ट्रेच करना है, उसे ऊपर को खींचना है। मूल बंद का भी मैं पूरा विस्तृत वर्णन, मूल बंद बहुत जबरदस्त प्रक्रिया है, उसे मैं अगले शनिवार आपको बताऊंगा। मूल बंद का अभ्यास आपको इसके साथ साथ करना है। मूल बंद के लिए आपको एनस को ऊपर खींचना है। जैसे आपने पशुओं को देखा होगा, जब वो मल त्याग करते हैं तो मल त्याग करने के बाद अपने एनस को खींच लिया करते हैं। घोड़े को, घोड़ा जब मल त्याग करता है तो फिर अपने एनस को खींच लेता है। उसी प्रकार से हमें प्राणायाम करते हुए एनएस पॉइंट को खींच लेना है, गुदा मार्ग को संकुचित कर लेना है। ठीक है, तो वो मूल बंद का अभ्यास कहा जाता है। तो अब साथ में करने का अभ्यास करें सूर्य भेदी। राइट से सबसे पहले सांस खींचे पूरा अंदर, सिर्फ राइट से। पूरी सांस खींचने के बाद राइट को बंद करें अंगूठे से और गर्दन नीचे, चिन्ह को लगाएं और होल्ड करें। जितनी देर सांस रोक सकते हैं, सामान्य से, ताकत नहीं लगानी है अभी आपको, सामान्यतया जितनी देर सांस रोक सकते हैं रोकेंगे, और साथ ही साथ एनएस को खींच के रखेंगे। एनएस को खींच लीजिए। अब हमें सांस अगर छोड़नी है तो सबसे पहले हम एनएस को लूज छोड़ देंगे, मूल बंद को छोड़ देंगे, फिर गर्दन ऊपर उठाएंगे और फिर राइट से ही एक्सेल कर देंगे। ठीक है, एक एक स्टेप समझ लीजिए, करते रहिए। 1 मिनट करने का अभ्यास कीजिएगा इसे। राइट से सांस लेनी है, लेने के बाद रोकनी है, रोकते हुए जालंधर बंद लगाना है, और जैसे ही आप जालंधर बंद लगाएंगे उसके साथ ही अपने एनएस को खींच लेंगे, गुदा मार्ग को संकुचित कर लेंगे। ठीक है, गुदा मार्ग को ऊपर की ओर खींचेंगे। और जब आप सांस छोड़ने वाले हों तो सबसे पहले मूल बंद को छोड़ दीजिए, गुदा मार्ग को लूज छोड़ दीजिए, फिर गर्दन ऊपर करके फिर राइट से सांस छोड़ दें। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए 40 सेकंड मोर, 40 सेकंड मोर अभ्यास करें इसका। पूरा ध्यान लगाकर प्राणायाम पे। चलिए, रिलीज, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये है सूर्य भेदी का अभ्यास। ध्यान रखिए, जब भी आप श्वास को रोकेंगे तो दो बंद, वैसे 3 बंद इस्तेमाल होते हैं, लेकिन फिलहाल मैं भी आपको 2 ही बता रहा हूँ कि बहुत ज्यादा हौच पौच ना हो जाए। एक जालंधर बंद और एक मूल बंद, 2 बंद का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। यदि आप नहीं करते हैं तो बहुत ज्यादा समस्या देखी गई है। कई लोगों को क्या होता है, प्राणायाम करने के बाद पेट निकल आता है बाहर, उसका रीजन होता है मूल बंद का अभ्यास न करना। प्राणायाम में मूल बंद का अभ्यास न करने से पेट बाहर निकल आता है।
टमी सी, मतलब वो फुलाव हो जाता है, गुदा मार्ग के रोग हो जाते हैं कई बार। गुदा मार्ग में जैसे आपके जो यौन रोग होते हैं वो भी गुदा मार्ग से संबंधित बताए गए हैं। यदि मूलबंध का आप समुचित अभ्यास करते हैं तो आप यकीन मानिए इतनी जबरदस्त एनर्जी अपने अंदर आप क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि इसको अश्वनी मुद्रा का भी नाम दिया गया है। मूलबंध को अश्वनी मुद्रा का मतलब होता है अश्व, घोड़े के समान ताकत। घोड़ा या पशु आप माने, हमसे ज्यादा उन पे ताकत क्यों होती है? क्योंकि उनका एनस हमेशा स्ट्रेच रहता है ऊपर के लिए, तो वो अपनी जो वीर्य शक्ति होती है उसको ऊर्ध्वगामी करने की एक तरह की प्रक्रिया है ये। जब मनुष्य अपने एनस को स्ट्रेच करता है तो उसका जो वीर्य होता है, उसकी जो ताकत होती है वो ऊर्ध्वगामी होती है। सामान्यतया क्या होती है? अधोगामी होती है। अधोगामी अगर जब तक रहेगी तब तक रोग आपके शरीर में ज्यादा बढ़ेंगे। अगर आप उसको थोड़ा ऊर्ध्वगामी करने की कोशिश करेंगे, खींचने की कोशिश करेंगे शरीर में ऊपर की ओर, ठीक है, तो फिर अपने आप ही आपके शरीर में बढ़ने लगेंगे, मतलब शक्ति आपकी संग्रहित होने लगेगी, ठीक है। तो किसी भी प्राणायाम को जब हम करेंगे तो होल्डिंग करते हुए, एक आप श्वास को रोकते हुए, एक तो गर्दन जब नीचे लगाएंगे तो पहला नाम उसका है, नाम है जालंधर बंद, और दूसरे का जो दूसरा है, दूसरे का नाम है मूलबंध, ठीक है। इन दो का अभ्यास आप करेंगे, ठीक है। अब ठीक इसी तरह से इसका विपरीत होता है चंद्रभेदी प्राणायाम। अब जैसे आप सूर्यभेदी आप समझ गए, तो बिल्कुल बस क्या होगा, सिर्फ नोस्टल चेंज हो जाएगा, बाकी प्रक्रिया सेम रहेगी चंद्रभेदी के लिए। और चंद्रभेदी प्राणायाम गर्मियों के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि इस समय शरीर को ठंडक की आवश्यकता होती है। तो जिनके शरीर में हीट ज्यादा होती है या जिनका हाई बीपी ज्यादा रहता है, ठीक है, गुस्सा ज्यादा आता है, इस तरह की जैसे अगर समस्याएं हैं तो इस समस्या को दूर करने के लिए चंद्रभेदी प्राणायाम है। तो चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास कीजिए, सिर्फ नोस्ट्रल चेंज होगा, बाकी प्रक्रिया सेम रहेगी। अभ्यास करेंगे, 1 से 2 मिनट अभ्यास करेंगे, फिर उसके बाद दोबारा रिज्वाइन करेंगे। चलिए, सिर्फ चंद्रभेदी प्राणायाम, आंखें बंद, और चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास, सिर्फ नोस्ट्रल चेंज हो जाएगा। इस बार आप लेफ्ट से सांस लेंगे, सांस लेने के बाद जालंधर बंद लगाते हुए कुंभक करेंगे, कुंभक करते हुए मूलबंध का अभ्यास, फिर श्वास छोड़ने से पहले मूलबंध को छोड़ें, गर्दन को ऊपर उठाएं और श्वास को बाहर निकाल दें, लेफ्ट नोस्ट्रल से ही, बाई नासिका से ही बाहर निकाल दें। कंटिन्यू कीजिए 1 से 1.5 मिनट। चंद्रभेदी प्राणायाम शरीर में शीतलता को लाने के लिए, मन को शांत रखने के लिए। चलिए, रिलैक्स, छोड़ दीजिए चंद्रभेदी प्राणायाम। एक बार आप सब रिज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद में दूसरे प्राणायाम तीसरे प्राणायाम की तरफ चलता हूँ। एक बार रिज्वाइन करेंगे, ठीक है। मैं एक बार एंड करता हूँ, फिर रिज्वाइन करता हूँ। रिकॉर्डिंग का देख लेना भाई, तो सेव हो जाए। हाँ जी, रिकॉर्डिंग हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
वो हो गई है। ठीक है भाई। जो तीसरा प्राणायाम है शीतली और शीतकारी, इसको पूरी गर्मियों के लिए आप याद कर लीजिए, शीतली और शीतकारी। इसका जो अभ्यास है वो शरीर में शीतलता, और जिन लोगों को एसिडिटी की और हाइपरटेंशन इस तरीके की समस्या रहती है उन्हें ये हमेशा ही करना चाहिए। ठीक है, बाकी जो सामान्य लोग हैं सर्दियों में इस अभ्यास को छोड़ देना है आपको, शीतली और शीतकारी का, क्योंकि ये शरीर में ठंडक बढ़ाता है। ठीक है, ये इसको आप इस प्रकार समझ सकते हैं जैसे हम लोग घड़े में पानी रखते हैं, तो आप देखिए घड़े का पानी अगर आप किसी ऐसी जगह रख दो जहाँ पे हवा का आने जाना नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है जहाँ पे हवा पास नहीं होती, तो उसका पानी ठंडा नहीं होगा। आप कभी भी देखिएगा घड़े का पानी तब ठंडा होता है जब उस पे कहीं से बाहर से हवा टकरा रही हो, चाहे वो गर्म हवा ही क्यों ना हो, बट टकरा रही हो, तो क्या करती है कि अंदर के पानी को ठंडा करने लगती है। तो सेम उसी तरह से उसी मैकेनिज्म पे हमारी बॉडी का रहता है कि जब हम हवा को मुंह से अंदर लेते हुए पेट तक पहुंचाते हैं तो पेट में ठंडक उत्पन्न होने लगती है, शरीर में जो है कि ठंडक आने लगती है। तो यही कार्य शीतली और शीतकारी का होता है। सिर्फ उसमें डिफरेंस इतना है कि थोड़ी सी पोजिशनिंग चेंज है दोनों की, कई लोग शीतली नहीं कर पाते तो शीतकारी का अभ्यास करते हैं, या फिर शीतली का जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप उसका अभ्यास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम शीतली का अभ्यास करेंगे। शीतली में भी बिल्कुल वही है, हमने श्वास लेनी है, रोकते हुए मूलबंध लगाना है, जालंधर बंद लगाना है और फिर छोड़ देना है। बस इसमें ये कि इसमें हाथ का कोई भी इस्तेमाल नहीं होगा, इसमें आप टंग को यूज करेंगे अपने। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले अपने टंग को रोल करेंगे, जैसे आधे से रोल करेंगे। एक बार देख लीजिए, इस तरह की मुद्रा बनाइए, टंग से रोल करने की कोशिश करें। जितने लोग रोल कर पाते हैं रोल करने की कोशिश कीजिएगा टंग को। ठीक है, ये मुद्रा बनानी है और फिर बैक सीधी रखते हुए श्वास को मुंह से अंदर लेना है। ठीक है जी, पंकज जी ने बहुत बढ़िया किया है जी। चलिए, रोल कीजिए बैक सीधी और श्वास को मुंह से अंदर लीजिए। पूरी श्वास अंदर लेने के बाद बंद लगाएं, जालंधर बंद और मूल बंद। श्वास को रोकें, यथासंभव जब तक सांस रोक सकते हैं आप। उसके बाद एनस को लूज छोड़ते हुए, मूल बंद छोड़ते हुए, जालंधर बंद छोड़ें और नाक से एक्सहेल कर लें। ठीक है, जो लोग कर पा रहे हैं कम से कम 1 मिनट तक इसे करने का अभ्यास करें। फिर जो शीतकारी प्राणायाम है उसको कर लेंगे। मैं चलिए पहले शीतकारी भी साथ साथ में बता देता हूँ ताकि हम जिसको जो कन्वीनियंट हो साथ में कर सकें। शीतली प्राणायाम में टंग रोल करनी है, शीतकारी में हमें अपने टंग को तालू पे लगाना है, ऊपर तालू की तरफ को तालू पे हमने अपने टंग को लगा लेना है और टीथ खोल लेने, टीथ को पूरा ओपन करना, लिप्स खोल देने पूरे। टीथ आपके दोनों साइड आपको दिखाई देने चाहिए, दोनों लेन दिखाई देनी चाहिए टीथ की। ठीक है, इसमें इस प्रकार से होता है। टंग को तालू पे लगाया आपने, टीथ पूरे खोल लेने, मुंह से सांस लें, बंद, दोनों बंद का उपयोग करें, यथासंभव सांस रोकें, एनस को लूज छोड़ते हुए पुनः गर्दन ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ दें। मैंने आपको दोनों प्राणायाम बता दिए, आपको जो कन्वीनियंट लगता है उसको करें। कम से कम 2 से 3 मिनट इसका अभ्यास करते हैं, गर्मियों के लिए ये बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो हम 2 से कम इसमें दोबारा बता। पंकज जी आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, क्या कह रहे हैं? दोबारा बताना, ये शीत की मुद्रा कैसी रहेगी? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है पंकज जी। हेलो, चलिए आप अभ्यास कीजिए,
मैं एक बार फिर से दोबारा दोहरा देता हूँ। जिसकी जीभ नहीं मुड़ती भाई तो वो कैसे करेगा हाँ शीतली? जी, हाँ जी, वो ऊपर को तो सर मुड़ती होगी, ऊपर तालू पे तो टच हो जाती होगी। ऊपर तो जाती है, शीतली हाँ, कैसे करेंगे जिसमें टंग रोल नहीं कर सकते? नहीं तो मैंने आपको दो बताए ना, दोनों में से कोई एक कर लीजिए आप, या तो शीतली कर दोनों का लीजिए। एक ही। हाँ, दोनों का बेनिफिट सेम है, दोनों का बेनिफिट सेम है। मुझे वही लगता है कि पहले के ऋषि मुनियों को ये चीज पक्का पता थी कि कलयुग में दोनों में से एक ही हो पाएगा, दोनों टंग रोल नहीं कर पाएंगे सब लोग, तो उन्होंने दो प्राणायाम बना दिए। सच में ऐसा पूरी किताब में कोई दूसरा प्राणायाम नहीं है जिसके एक ही बेनिफिट के दो बना दिए गए हो। अब क्या सिचुएशन थी, आई डोंट नो, सच में कोई और प्राणायाम नहीं है ऐसा, दोनों के सेम बेनिफिट है, सेम प्रोसेस है, बस उन्होंने उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया है। तो कुछ ना कुछ उनकी दिव्य दृष्टि जरूर रही होगी। तो जो शीतकारी प्राणायाम है उसमें उसका आप अभ्यास कीजिए, अगर टंग रोल नहीं होती तो शीतली में ध्यान रखिए, शीतली में मुंह का जो शेप होगा ये टंग रोल होगी, शीतकारी में टंग ऊपर तालू पे टच होगी और टीथ के थ्रू आप श्वास का ग्रहण करेंगे। ठीक है, ऊपर तालू पे टच करें, जी तालू पे टच करें सबसे पहले, फिर टीथ को खोलें। इस प्रकार से आप दोनों में से कोई भी प्राणायाम कर सकते हैं, कंटिन्यू 3 मिनट के लिए। चलिए 3 मिनट तक अब हम प्राणायाम करेंगे, जो भी आपको सूट करता है। मैं एक के बाद एक चेंज करते हुए करता रहूंगा, एक बार शीतली एक बार शीतकारी। चलिए रिलैक्स। इस प्रकार से शीतली और शीतकारी का अभ्यास होता है। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो शीतली और शीतकारी में स्पेशली, तो अभी पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन लग रहा हो अभी, तो दोनों में से किसी में भी। अंकल जी, हाँ जी भाई साहब, हो गया वो, देख बस उसकी मुद्रा देखनी थी, हो गया वो। अच्छा जी, जी जी, हाँ जी, तो शीतली और शीत अंकित जी। जी, विजय जी बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। जी हाँ जी, हाँ जी। अंकित जी, जैसे आपने जीभ जो मोड़ने का बताया है, तो जी। इसकी प्रैक्टिस जैसा अभी तो नहीं हो पा रही, पॉसिबल नहीं हो पा रहा, जी। तो प्रैक्टिस करनी चाहिए इसकी, कैसे होगी प्रैक्टिस फिर? जैसे देखिए, अब दोनों में से एक तो आप कर पा रहे होंगे, आपका वीडियो नहीं आ रहा है विजय जी। हाँ, एक सेकेंड। जी हाँ जी। जी, आपका जैसे आप दोनों में से कोई एक तो आपने कर पाए होंगे, या तो आप टंग को रोल कर पाए होंगे या तालू पे लगा पाए होंगे। तालू पे तो हाँ लगा, जी। तालू वाला अगर होता है तो आप उसे कर लीजिए, इसमें हाँ, कोई नहीं है, इसमें कोई ऐसी परेशानी नहीं है कि अगर नहीं, आपका। जैसे अगर जीभ को मोड़ना है, जी जीभ अगर मोड़ना चाहते हैं, उसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वो धीरे धीरे होगा, पॉसिबल हो पाएगा ना आगे हाँ जाकर? जी, पॉसिबल हो पाएगा। देखिए मैं अगर अपने हिसाब से बताऊं तो मैंने इसकी कभी प्रैक्टिस नहीं करी, मतलब अनायास ही अपने नहीं, आप ही जैसे हुआ है। फ्रेशर हूँ,
फ्रेशर जो होता है उसकी तो नहीं हो पाती होगी, धीरे धीरे प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कर सकते हैं, हाथों के इस्तेमाल से आप कोशिश कीजिए, ठीक है। हाँ हाथों के जी। इस्तेमाल से आप कोशिश कर सकते हैं उसे रोल करने का, अगर आपको इस तरह से लगता है तो हाथों के इस्तेमाल से कर लीजिए। नहीं तो कम से कम ये जरूर है कि आप शीतकारी कंटिन्यू करते रहिए। मतलब आप ये मत हाँ जी। कीजिएगा कि अगर वो नहीं हो रहा तो आप शीतकारी तब तक छोड़ दिया कि मुझे शीतली पे ध्यान देना है। देखिए दोनों के बेनिफिट सेम है, दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं है। मुझे जहां तक लगता है इसी वजह से पहले के मनीषियों ने ये दोनों प्राणायाम रख दिए कि आपको जो कन्वीनियंट होता है वो करो। टंग रोल होती तो शीतकारी कर लो, नहीं होती है तो शीतली कर लो, ठीक है। तो शीतली ज्यादा इजी है शीतकारी के कंपैरिजन में, क्योंकि आपको सिर्फ टंग को रोल करके ऊपर तालू पे लगाना है, ना कि आगे रोल करके बाहर निकालना है, ठीक है। तो इस तरह से और दांतों को बीचना है ना? दांतों को भींच के बस, दांतों को बीचना है। हाँ, दांतों को भींच के हम्म। लिप्स खोलने हैं और श्वास का ग्रहण मुंह से दांतों के थ्रू लेना है। दांतों के बीच की जो बने बनावट है ना, बीच बीच में जो स्पॉट, दांतों के बीच में जो गड्ढा पड़ जाता है, जो बीच की हम्म। बनावट रहती है, तो वहां से सांस अंदर आएगी, आपके दांत पूरी तरह से बंद हो हम्म। जाएंगे और तब आप सांस को खींचेंगे। मतलब आएगी नहीं, आपको हाँ, वो ठंडी खींचना हवा, है। ठंडी सी हवा अंदर आती है। हाँ जी। हाँ, तब आप खींचेंगे उसको और दांतों के छेदों के बीच बीच से वो अंदर आएगी। तो उससे क्या कि जैसे धूल हम्म। मिट्टी की टेंशन होती है कि धूल मिट्टी चली जाएगी, तो वो यहीं तक हमारी लार में ही चिपक के रह जाती है और अंदर नहीं जाती। तो इस वजह से दांतों को भींचने का विधान है इसमें, ठीक है। ठीक चलिए, है। हाँ जी। इसके बाद अगले प्राणायाम की तरफ चलते हैं, उसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से समझ के कीजिएगा, ठीक है। भस्त्रिका में हमेशा, जैसे सुबह भी बताया था हमने कि लंग्स, आपके लंग्स का यूज होता है। जैसे मूल ग्रंथ में बताया गया है कि लौहार की धौंकनी के समान। जो लौहार होता है, लौहार जब लोहे को गर्म करने के लिए धौंकनी का इस्तेमाल करता है, तो उसके समान आपने अपनी प्राण शक्ति का उपयोग करना है। सेकेंडली, भस्त्रिका में आपका इनहेल और एक्सेल दोनों होता है, ठीक है। आपको सिर्फ एक्सेल एक्सेल नहीं करना, आपको इनहेल भी करना है और एक्सेल भी करना है, लेकिन एक फास्ट एक्सेस में करना है, ठीक है। और जब भस्त्रिका प्राणायाम के लिए पूरा आपको विधान बता देता हूं मैं। आपने अभी सूर्य विधि प्राणायाम सीख ही लिया है। जब कम से कम भस्त्रिका के आप 7 से 8 राउंड कर लेंगे भस्त्रिका प्राणायाम के, तब एक बार सूर्य भेदी प्राणायाम किया जाता है, ठीक है। होल्डिंग जो आपको सूर्य भेदी पहले किया था, ये उसका प्रॉपर प्रोसेस है करने का, कि आप पहले भस्त्रिका प्राणायाम 7 से 8 बार करें, 7 से 8 बार अभ्यास करें, और उसके बाद फिर सूर्य भेदी प्राणायाम को होल्ड करते हुए एक एक जो पूरा एक सीक्वेंस है प्राणायाम का, उसको एंड करें। मतलब जब आप एंड करेंगे अपने भस्त्रिका प्राणायाम को, खत्म करेंगे, जैसे आप 7 8 बार कर लिया, तो सूर्य भेदी करने के बाद खत्म करेंगे, ठीक है। तो इस चीज का बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। भस्त्रिका प्राणायाम करते हुए आपके सिर्फ चेस्ट पार्ट का यूज होगा, लंग्स में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको फोर्सफुली बाहर फेंकने का कार्य किया जाता है, श्वास लेके और फिर बाहर फेंका जाता है, ठीक है। तो लंग्स उसमें इस्तेमाल होंगे। चलिए, भस्त्रिका प्राणायाम, इसके जो नियम है मैं बताए थे आपको सुबह कि आप जिनको हाई बीपी है वो इसको करने से बचेंगे। हाई बीपी के लोगों को भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना चाहिए, ठीक है। और बाकी सामान्य है तो कर सकते हैं। गर्मियों में भी इसका कम से कम अभी यूज कीजिए, क्योंकि ये ऊष्मादायक प्राणायाम है, ये हीट पैदा करता है बॉडी में। तो आप इसको सिर्फ समझ सकते हैं उस हिसाब से। सुबह सुबह करें, ये बहुत बढ़िया है। खासकर जैसे लंग्स की स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम बेस्ट है, ठीक है। तो चलिए, बैक सीधी करेंगे। श्वास को अनायास, श्वास बहुत स्वयं अंदर चली जाएगी सांस आपके, बहुत ज्यादा एफर्ट लेने की कोशिश नहीं करनी है। छोड़ने में और लेने में अनायास ही ये चीज सामान्य गति से हो जाएगी। बैक सीधी, लंग्स पे ध्यान दें, अपना फोकस पूरा लंग्स पे रखें। श्वास लेते हुए अभ्यास करने के बाद पुनः गहरी सांस लें, श्वास छोड़ें,
अपना पूरा ध्यान लंग्स पर बना के रखें। एक बार फिर पुनः इसका अभ्यास करेंगे। 30 से 40 स्ट्रोक आप करने का अभ्यास करें पहले, सिर्फ लंग्स से। अभ्यास को पूर्ण करने के लिए पुनः सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास करें। लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करें, राइट नोस्ट्रल से सांस लें। सूर्य भेदी प्राणायाम जिस प्रकार किया था, पूरी गहरी सांस लें, श्वास को रोकें, मूलबद्ध जालंधर बद्ध का उपयोग करें। मूल बंद को छोड़ते हुए गर्दन को ऊपर उठाएं और राइट से एक्सहेल कर दें। सिर्फ आपने एक ही बार सूर्य भेदी प्राणायाम भस्त्रिका के बाद करना है, ठीक है, एक बार। मैंने अभी यहाँ पे 2 ही राउंड किए हमने, पर कोशिश कीजिए कि सुबह के समय पे, क्योंकि शाम को थोड़ी हीट ज्यादा रहती है गर्मियों के समय, शाम को इसको अवॉइड कीजिए, सुबह सुबह कीजिए। बहुत ही जबरदस्त प्राणायाम है। आप करके जब महसूस करेंगे लंग्स को, बहुत लाइट फील करेंगे अपने लंग्स में, क्योंकि जितनी भी आपकी जो एल्वेलाइज होती है, अंगूर के गुच्छे की तरह, अंगूर के दानों की तरह हमारे लंग्स के अंदर एल्वेलाइज होती हैं, उनके अंदर हवा बैठती है। तो उसमें अगर थोड़ी सी भी कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये प्रक्रिया उसको पूरी तरह से बाहर निकाल देती है, ठीक है, तो जिससे आपके एल्वेलाइज के अंदर हर बार एक शुद्ध ताजी जो ऑक्सीजन है उसका प्रवेश होता है, ठीक है। तो ये आपकी लंग्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। बस आपको ध्यान ये रखना है, 2 चीजें ध्यान रखनी है। स्लिप डिस्क की अगर किसी को प्रॉब्लम है, बैक में स्लिप डिस्क प्रॉब्लम है, तो उन्हें भस्त्रिका नहीं करनी। जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है उन्हें ये प्राणायाम नहीं करना। बस ये 2 लोगों का आप ध्यान रखिएगा, बाकी हर कोई इसको कर सकता है, ठीक है। अगले अब सेकंड लास्ट प्राणायाम पे हम जाएंगे, उज्जाई प्राणायाम। ये सबसे अंडररेटेड प्राणायाम है प्राणायामों की श्रृंखला में, और बहुत ही लेकिन जबरदस्त प्राणायाम है। जिसको मैं बता रहा था कि कोरोना में इसके बहुत अच्छे इफेक्ट आए हैं उज्जाई प्राणायाम के, क्योंकि ये आपके कफ को समाप्त करता है। कफ नाशक इसे बोला गया है कि आपके कफ का नाश करता है ये। उज्जाई में जो उज्जी वर्ड है, उज्जाई है, तो उज्ज वर्ड का मतलब होता है संस्कृत में जीतना। जीतने से तात्पर्य है कि आप अपनी जो एक इसमें आगे जाके योग में काफी प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है। कहते हैं कि आगे जाके आपके अंदर सिद्धियां जागृत होने लगती हैं। सिद्धियां मतलब धीरे धीरे आपके अंदर एक अलौकिक शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है। उज्जाई प्राणायाम को उस श्रेणी का रखा गया है कि इसे खेचरी मुद्रा के अंतर्गत माना है। खेचरी का मतलब होता है आकाश में विचरण करने की क्षमता, ठीक है, खेचरी मुद्रा। तो उज्जाई को उस प्रकार रखा गया है कि आप अपनी शारीरिक क्षमताओं को जीत लेते हैं। तो उज्जाई बहुत ही उच्च कोटि का प्राणायाम है, जो खास ये भी उष्मादायक प्राणायाम है, गर्म प्राणायाम है, तो थोड़ा सा ध्यान रख के ही करना है हाई बीपी वालों को। उष्मादायक प्राणायाम है, लेकिन थायराइड के लिए और जिनके शरीर में कफ ज्यादा बनता है और अस्थमा की प्रॉब्लम जिन लोगों को रहती है, उन लोगों के लिए उज्जाई प्राणायाम बहुत जबरदस्त है, बहुत इफेक्टिव है, ठीक है। उज्जाई प्राणायाम के अभ्यास के लिए आप खुद को एक बार पुनः अपनी बैक स्ट्रेट करें, ठीक है। उज्जाई प्राणायाम के लिए आप पुनः अपनी तालू पर, ऊपर तालू पर अपनी जिह्वा को लगाएंगे, ऊपर तालू पे टच करेंगे, ठीक है, और नाक से आपने सांस लेनी है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जहां पे हम जब जालंधर बंद लगा रहे थे, आपको पता नहीं ये वाला पॉइंट है, आप हाथ भी लगा के महसूस कर सकते हैं, हल्का सा आपको स्पंजी सा फील होगा, एकदम गुदगुदा सा फील होगा, ये पॉइंट है ना। तो ये पॉइंट हमारे थायराइड ग्लैंड के बहुत पास होता है। तो आपको ये श्वास लेते हुए ये पॉइंट अंदर की ओर स्ट्रेच करना है। जब हम उज्जाई प्राणायाम करेंगे उस समय ये जो पॉइंट है इसको अंदर की ओर खींचना है। इससे क्या होगा कि जो आपकी श्वास नलिका है
उसका साइज छोटा हो जाएगा। जैसे अगर वो इतनी साइज की है अभी, ठीक है, आपकी श्वास नली का, जब आप उसको गले को खींचेंगे तो उसका साइज छोटा हो जाएगा। छोटा होने से क्या होगा, जो श्वास अंदर जाएगी वो आपकी थायराइड ग्लैंड पे फ्रिक्शन होते हुए जाएगी, घिसते हुए जाएगी। अब आपको कोई बोले कि आपकी थायराइड ग्लैंड की मसाज करनी है, तो अंदर आप मॉडर्न साइंस में कोई भी चीज अंदर डाल के नहीं कर सकते, अंदर डाल के उसको टच नहीं कर सकते। मॉडर्न साइंस में बहुत मुश्किल से ऑपरेशन के बाद ही शायद पॉसिबल हो पाएगा, लेकिन आप प्राणायाम में हवा को उसके ऊपर प्रहार लगा सकते हैं। देखिए सिंपल सी चीज है, हमारे हाथ पे दर्द होता है, हमारे हाथ पे अगर ब्लड के क्लॉट्स होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे सेकते हैं, उसे दबाते हैं, उसे इस तरह से घिसते हैं, फ्रिक्शन करते हैं कि वो ताकि वहां पे ठीक हो जाए। सेम वही प्रोसेस हम अपने थायराइड ग्लैंड के साथ करते हैं हवा के प्रभाव से। उस पर हवा का क्या कहते हैं, हवा का प्रेशर डाला जाता है, जिससे कि वो थायराइड ग्लैंड में रक्त संचार की स्थिति बढ़ जाए और आपकी थायराइड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, ये इसका मेन मोटिव होता है। तो एक बार कोशिश कीजिए उज्जाई प्राणायाम करने के लिए। ध्यान रखें आपको ये पॉइंट पीछे खींचना है, गले का जो पिलपिला पॉइंट मैंने बताया, ये पीछे खींचना है श्वास लेते हुए। ठीक है, चलिए तालू पर लगाइए, ऊपर टंग को, नोस्ट्रल से सांस लेते हुए स्नूरिंग का साउंड आएगा, हल्का सा स्नूरिंग का साउंड आएगा, बहुत जोर का नहीं। पुनः श्वास को रोकें, मूलबंध का अभ्यास, जालंधर मन। मूलबंध को छोड़ते हुए गर्दन ऊपर उठाएं, श्वास को छोड़ दें। कंटिन्यू 1-2 मिनट के आसपास इस प्राणायाम को कीजिए। कोशिश करें कि आपके गले में आपको हल्की सी खराश महसूस होगी करते हुए, स्नूरिंग जैसा मूवमेंट आएगा, फ्रिक्शन आपको गले पे महसूस करनी है। ठीक है, ये एक ही बार में नहीं हो पाएगा सबसे, इसके लिए अभ्यास की बहुत जरूरत है। अभ्यास करें, आप जरूर इसको कर पाएंगे। चलिए तालू पे लगाएं पुनः। डेढ़ मिनट और करें। चलिए रिलैक्स। इस प्रकार से उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करें। ये अभ्यास के द्वारा ही धीरे धीरे आपको जब कफ कम होने लगेगा गले में, तो इजीली फ्रिक्शन की आवाज भी आने लगेगी। फ्रिक्शन की आवाज बहुत ज्यादा तेज नहीं होगी, बस इतनी होगी जितने आपने कभी गौर किया हो, छोटा बच्चा जब सोता है तो हल्के हल्की सी छोटे छोटे से खर्राटे जैसा लेता है, बहुत हल्की सी आवाज आती है उसके सोते हुए। वो जो स्थिति होती है वो ही बिल्कुल वैसी ही आवाज आनी चाहिए। यही उदाहरण भी
मतलब योग की पुस्तकों में भी यही उदाहरण दिया गया है कि एक नवजात शिशु के जिस प्रकार की आवाज आती है सोते हुए, उसी प्रकार की ध्वनि आपके शरीर में भी आनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे जैसे आपके गले से कफ की मात्रा कम होने लगेगी, आप इजीली इस प्रकार का स्नोरिंग साउंड, हल्का स्नोरिंग साउंड आने लगेगा। ठीक है, चलिए अब अंतिम प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। अंतिम प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। सुबह भी वो थोड़ा रह गया था समय की उसकी वजह से समय कम था। भ्रामरी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम करने के दो विधान है, दो अलग अलग किताबों में दो अलग अलग विधान है, दोनों में से आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। पहला जो भ्रामरी का है, भ्रामरी के जो बेनिफिट्स हैं वो आप समझ लीजिए कि भ्रामरी के जो मेन बेनिफिट है वो आपके मेंटल हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मानसिक तौर पे अपने स्ट्रेस को डाउन करने के लिए, जब अगर ये मान के चलिए जब हम मसाज करते हैं कराते हैं तो वाइब्रेट करते हैं एंड में। जैसे कई बार हम जैसे यहाँ पे अगर कोई दर्द या कुछ भी है तो हम उसको वाइब्रेट करते हैं, इस तरह से हिलाते हैं, हिला के वाइब्रेट करते हैं, तो उससे क्या होता है, मसल्स रिलैक्सेशन मिलती है शरीर को। ठीक है, अब मान के चलिए अगर आपके अपने मन की मसाज करनी है, अपने हेड के अंदर की और ऊपर की नहीं, अब हम सिर की मसाज करते हैं तो थोड़ी देर बाद कितना रिलैक्सिंग फील होता है। क्यों? क्योंकि रक्त का संचार अच्छा हो जाता है बाहरी तरफ से। ठीक है, अब अगर आपको अंदर से अपने मस्तिष्क की मसाज करनी होगी तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए भ्रामरी प्राणायाम बना हुआ है। ठीक है, भ्रामरी प्राणायाम से आपके अंदर जो मस्तिष्क है उसमें रक्त संचार अच्छा होने लगता है। तो भ्रामरी प्राणायाम करने के दो तरीके हैं, सिर्फ हाथों का चेंज करने का विधान है, बाकी सेम चीज है। इसमें आपको प्राणायाम करते हुए हनी बी साउंड का इस्तेमाल करना है। जैसे मधुमक्खी का जो भ्रमर होता है, भ्रमर, भ्रमर से भ्रामरी बना है, भ्रमर के जैसे आपको अपने अभ्यास करना है इसमें। जैसे भ्रमर आवाज निकालता है उसी प्रकार की आवाज आपके शरीर से आप करेंगे और फिर आप महसूस करेंगे कि मस्तिष्क में कितना आराम मिलता है। तो पहला जो अभ्यास है उसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, लोग कान के अंदर उंगलियां डालते हैं, कान के अंदर उंगलियां नहीं डालनी। कान के जो एयर बिट्स होते हैं ना, ये साइड के छोटे वाले, इनको दबाना है, अंदर नहीं उंगलियां डालनी। इस साइड के जो होते हैं बस इनको दबा देना है हल्का हल्का, जो ये बिल्कुल शुरुआत में जो एकदम होते हैं ना, इनको दबाना है। तो पहला अभ्यास है, जब आप पहला करेंगे तो उस समय आप पहले जो एक पुस्तक में बताया गया है वो इस प्रकार से है सिर्फ कि आप अपने एयरबिट्स को दबाइए, आंखें बंद कीजिए और लंबी सांस लेने के बाद हनी बी साउंड का उच्चारण कीजिए। हनी बी साउंड होती है, ठीक है, भ्रमर के समान। आंखें बंद, आपको कान इतना दबाना है कि आपको बाहर की आवाज न सुनाई दे। ठीक है, इतना कानों को इस हिसाब से दबाना है, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना। देख लीजिए, अंदर को दबाएं, गहरी सांस लें। पुनः सांस लें। रिलैक्स, वापस आए, हाथ नीचे रखिए, रिलैक्स। ठीक है, इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल करना है आपने पहले उसमें। ठीक है, अब हम जो दूसरे तरीके से करेंगे, ठीक है, दूसरे में क्या होता है, आप अपनी अंगूठे का इस्तेमाल करते हैं, जहां पे इंडेक्स रखी थी वहां पे अंगूठा रख लेते हैं। ठीक है, दो जो आपकी बीच की उंगलियां हैं, ये जो बीच की दो उंगलियां हैं, ठीक है, ये वाली, इन दोनों को आईज पे रख लेते हैं। एक ऊपर मस्तिष्क पे, यहाँ कपाल क्षेत्र पे, और एक आई से थोड़ा नीचे। ठीक है, और सेम फिर वही साउंड आपको इस्तेमाल करना है। इस प्रकार से हम 5 बार अभ्यास करेंगे, जो भी आपको सूटेबल हो आप उस प्रकार से 5 बार हनी बी का साउंड करके इसको खत्म करेंगे प्राणायाम को। चलिए 5 बार, जिस किसी में भी आपको कन्वीनियंट हो।
चलिए, रिलैक्स, बहुत बढ़िया। चलिए, प्राणायाम यहाँ पर पूरे होते हैं, जो भी प्राणायाम से संबंधित जो भी मेन प्राणायाम थे, अन्य बहुत प्राणायाम है, लेकिन फिर वो कभी फिर देखेंगे, लेकिन जो ये सबसे मेन प्राणायाम है आपके शरीर के लिए, तो वो सभी मैंने आज आपको बता दिए। इससे रिलेटेड आपके कोई भी सवाल हो, तो आप जल्दी से पूछ सकते हैं, क्योंकि 10 मिनट में 9 मिनट सेशन भी खत्म हो रहा है। जैसे ये कुछ प्राणायाम है, जैसे हमारे हाथ फ्री होते हैं, जी तो उनमें ज्ञान ज्ञान मुद्रा लगानी है, जी जो आपने ये बताया हाँ था। जी हाँ जी। जब भी आप हमारे हाथ फ्री। जब ऐसे प्राणायाम कर रहे थे, दूसरे हाथ से हमेशा ज्ञान मुद्रा का आपको इस्तेमाल करना है। ज्ञान मुद्रा का ही अभ्यास का आपको करना है इसमें हमेशा। जी अंकित जी, जी ये जो कोल्ड है, जैसे जुकाम रहता है, मुझे कोल्ड रहता है गर्मियों में भी, जी। तो उसके लिए उज्जैन जो आपने बताया प्राणायाम की ठीक रहेगा हाँ जी, वही करना? ऊंचाई बढ़िया रहेगा, सूर्य भेदी बढ़िया रहेगा, और भस्त्रिका। जो भी जो भी ऊष्मादायक प्राणायाम है, वो सभी आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। ऊंचाई उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ऊंचाई सबसे बेस्ट रहेगा। जी ठीक है। जी। और क्रिया से संबंधित कोई भी अगर आपको सवाल हो, कोई अगर बीच में आपको लगी हो कि किसी प्राणायाम में दिक्कत या कुछ समझ नहीं आया, तो पूछ सकते हैं, क्योंकि देखिए प्राणायाम बिल्कुल भी अब गलती से भी गलत नहीं करना है। आसन एक बार के लिए इधर उधर हो जाएगा, प्राणायाम को बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। कोई भी कंफ्यूजन हो, आप पूछ लीजिएगा, कभी भी पूछ लीजिएगा। प्राणायाम को गलत कभी मत कीजिएगा। जी ये जो भाई साहब भ्रमरी प्राणायाम था, इसमें सांस छोड़ते हुए भंवरे उसकी आवाज निकालनी है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सांस लेगी तब। जी, सांस लेके और छोड़ते हुए, आप जैसे नाक से छोड़ेंगे तो भ्रमर के समान का उच्चारण करते हुए, ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं, कई लोग ओम का उच्चारण भी करते हैं। ओम उच्चारण भी कर सकते हैं आप, या फिर टीथ को एकदम बंद करके ना, तब वाइब्रेशन आपको प्रॉपर फील हो जाएगी। जी हाँ, काफी कुछ ओम जैसा ही लगता है बोलने में भी। हाँ जी हाँ जी। ओम जैसा ही है, ज्यादातर ये ओम जैसे ही उच्चारण के साथ ही है, पर उसको भ्रमर के साथ में कनेक्ट किया तो फिर हम भ्रमर के जैसे ही करते हैं। तो वो मस्तिष्क के लिए बहुत जैसे जो बताया मैंने, काफी अच्छा रहता है, तो इसे इस तरह से कर सकते हैं। बाकी आप भस्त्रिका और कपालभाति में तो डिफरेंस पता लग गया होगा सबको। जी, कि भस्त्रिका आपके लंग्स से रिलेट करती है, बस। कपालभाति पेट से करती है, कपालभाति शोधन क्रिया है, और प्राणायाम भस्त्रिका है। ठीक है, तो शोधन क्रिया जब वो आप करेंगे तो वो उसमें पेट का मूवमेंट होगा, और कपालभाति भस्त्रिका करेंगे तो उसमें चेस्ट का आपका मूवमेंट होगा, चेस्ट मूवमेंट में आएंगे। जी अंकित जी, जी ये एक बार आप पांचों नाम बता देंगे जरा प्राणायाम के? एक तो भस्त्रिका बताया आपने आज। जी। पहले से मैं शुरू करूं अगर, तो अगर जो मेन प्राणायाम है, तो वो तो यहाँ से शुरू होते हैं। सूर्य भेदी, चंद्र भेदी दोनों एक ही में माने जाते हैं। शीतली, शीतकारी भी एक जैसा ही माना जाता है। भ्रामरी, भस्त्रिका और उज्जाई। भ्रामरी, पांच। भस्त्रिका, उज्जाई जी। और जो सबसे पहला प्राणायाम है, जो बिगिनर्स के लिए है, प्राणायाम तो नहीं, वो उनकी प्रैक्टिस है, वो है नाड़ी शोधन। हकीकत ये है कि बिना नाड़ी शोधन के कुछ दिन तक अभ्यास करने के बाकी सब प्राणायाम का पूरा बेनिफिट नहीं ले सकते। तो शुरुआत में जो सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य है, अगर पहली बार प्राणायाम कोई शुरू कर रहा है, तो उसको नाड़ी शोधन कम से कम 1 महीने तक नाड़ी शोधन का अभ्यास करना चाहिए। उसके बाद हम अक्सर ये चीज देखते हैं ना, बाहर लोग कहते हैं हम इतने दिनों से प्राणायाम कर रहे हैं, हमें फायदा नहीं हो रहा। पहली चीज तो वो पूरे नियम फॉलो नहीं करते। कई लोग मैंने देखे हैं चलते फिरते प्राणायाम करते हैं, कोई बेंच पे बैठा हुआ है, कोई गप्पे मार रहे हैं तो प्राणायाम करे जा रहे हैं। एक तो उन्होंने वहां पे वो चीज खत्म कर देते हैं, उसके नियम खराब कर दिए। दूसरी चीज, नाड़ी शोधन पे नहीं जाते, कोई नाड़ी शोधन नहीं करता ढंग से लंबे टाइम तक, सीधे कोई भस्त्रिका कर रहा है, कोई कपालभाति का अभ्यास करने लग जाता है, कोई अन्य प्राणायाम करने लग जाता है। तो बेनिफिट तब होगा जब आप अपने शरीर को सबसे पहले जैसे साफ करके हम आसन की तरफ गए थे, ऐसे ही जब हम अपने नाड़ियों को शुद्ध करेंगे, तब प्राणायाम आपके शरीर पे इफेक्ट करना शुरू करेगा। तो
स्टेप बाय स्टेप चलिए, बहुत सामान्य गति से फायदा तब हो जाएगा। और नाड़ी शोधन के लिए अनुलोम विलोम करना चाहिए ना? हाँ, जो अनुलोम विलोम है नाड़ी शोधन है, एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। अब धीरे धीरे जैसे आगे आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, इसमें भी एक रेशियो होता है। जो हमने श्वास होल्ड करी थी, आप सबने सांस होल्ड करी थी, श्वास होल्ड करने का भी एक विधान है इसमें। जो वैसे मैं आपको बता देता हूँ, अब जानकारी के लिए अपनी जानकारी में रखिएगा। जो रेशियो है, रेशियो ये है 1:4:2 का रेशियो होता है। जैसे आपने सांस मान ले, जो 5 सेकंड आपने सांस ली, ठीक है, तो आपको कम से कम 20 सेकंड रोकनी होती है और 10 सेकंड तक छोड़नी होती है। मतलब सांस जितनी ली उसका 4th टाइम आपको रोकना है और डबल टाइम उसको छोड़ना है। जो आइडल एक प्राणायाम करने का तरीका बताया गया है, एक आइडल जो बताया गया है कि प्राणायाम कैसे होता है, जो आपकी शरीर को, मतलब जो कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया प्राणायाम करने वाला कोई बंदा है, तो उसको यही इसी से पता लगाया जाता है कि अगर उसने जितने सेकंड की सांस ली है वो उसका 4 गुना रोक पाता है या नहीं, और उसका दुगुना छोड़ पाता है या नहीं। तो हमेशा प्राणायाम में 1:4:2 का रेशियो रहता है, ठीक है। आप अगर 1 सेकंड सांस ली, जैसे मान लो 4 सेकंड रोकी, 2 सेकंड छोड़ी, इसी तरह से 10 सेकंड सांस ली, 40 सेकंड रोकी, 20 सेकंड छोड़ी, ये रेशियो बनाना चाहिए। प्राणायाम जिस दिन अगर आप पे इस रेशियो पे बन गया 1:4:2 पे, तो आप समझ लीजिए आपका प्राणायाम सही हो गया, आपका प्राणायाम सिद्ध हो गया। आपको उससे रिलेटेड फिर कोई समस्या नहीं हो सकती अगर आपका प्राणायाम 1:4:2 के रेशियो पे पहुंच गया है तो, होल्डिंग के साथ में। तो आप कोशिश अपने दिमाग में 1:4:2 का बना के रखिए कि जब भी हम प्राणायाम करें, अगर आप नाड़ी शोधन भी कर रहे हैं तो 1:2 का रेशियो बना के चलिए, क्योंकि उसमें होल्डिंग तो है नहीं नाड़ी शोधन में। तो आप जितनी देर सांस ले रहे हैं उसका डबल छोड़ने में यूज कीजिए। डबल को छोड़ने में कोशिश करें कि मैं जब छोड़ूं तो डबल टाइम यूज करूं लेने की अपेक्षा। तो ये आप इस प्रकार से करेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा।